बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5, जिसका शीर्षक है वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत, जैसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये जो इनहेरिटेंस है, वंशगति है, पूरी की पूरी स्टार्ट होती है, कंटिन्यूड किस तरीके से चलती है एक वंश से दूसरे वंश तक, और क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से एमसीक्यू भी आपको 1 से 2 देखने को मिल सकते हैं, और इससे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी एक मिल सकता है, जो आपका 5 नंबर का हो सकता है। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर इसमें से सबसे ज्यादा बनकर आ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 5, वंशगति और विविधता के सिद्धांत। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशगति के नियम। तो मेंडल ने वंशगति से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बताए थे, वो हम देखेंगे। एक जीन की वंशगति, 2 जीनों की वंशगति, लिंग निर्धारण, किस तरीके से जेंडर डिटरमाइन होता है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन एंड आंशुवंशिक विकार, ये सारी चीजें हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज में आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? मानव की संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं, या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? तो यहाँ पर आपसे कुछ अलग अलग सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आप आम के पौधे को देखते हैं तो आम के बीज से आम का पौधा ही निकलता है, अमरूद का नहीं। हाथी जो है हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी और जानवर या अन्य मनुष्य को नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? और क्या एक वंश से दूसरे वंश में जब कोई संतति यानी कि कोई अगली जनरेशन जब पैदा होती है, चाहे वो पौधों की हो, जानवरों की हो या मनुष्य की हो, अगली संतति में बिल्कुल सिमिलर ये होते हैं, या कुछ भिन्नताएं या कुछ डिसिमिलैरिटीज या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशगति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशगति आनुवंशिक का आधार है। वंशगति वह पराक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। तो आपका जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की ही एक शाखा है जिसका नाम है आनुवंशिक विज्ञान। इसमें जो अलग अलग प्रश्न अभी हमने विचार करे थे, या अलग अलग प्रश्न जो विचार करे जाते हैं, जैसे कि मनुष्य किस तरीके से पैदा होते हैं, पौधों की जो अगली संतति होती है मनुष्य की या जानवरों की होती है, उसमें किन किन तरीकों की विभिन्नताएं या किन तरीकों की समानताएं देखी जाती हैं। तो उन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको आनुवंशिक विज्ञान में देखने को मिलता है। जो भी अगली संतति होती है, जिस भी जनक से वो आती है, उसमें आपको अलग अलग समानताएं, लक्षणों में समानताएं और असमानताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। तो यहाँ पर मानव के जो 8000 से 10,000 वर्ष पहले जितनी भी ये ज्ञान था विविधता के बारे में, वो समझ में आ गया था कि ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ही छुपा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, जो पादप होते हैं, अलग अलग जंतु होते हैं, उनमें जितने भी लाभदायक जंतु या पादप थे उनको इकट्ठा करा, उनका प्रजनन, उनका मिलन या रिप्रोडक्शन आप कह लीजिए वो करवाया, प्रजनन उनका करवाया, और उनसे लाभदायक जीव भी प्राप्त करे। उदाहरण, पुरानी जंगली गाय के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं, जैसे पंजाब की
शाहीवाल गायें। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया गया है, पहले जंगली गाय का प्रजनन करवाया गया और आज की डेट में जो आपको भारत में पंजाब क्षेत्र में शाही चाल गाय मिलती है, शाहीवाल गाय मिलती है, वो इसी प्रजनन का नतीजा है। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशगति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। तो हमारे पूर्वजों को इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान जरूर था, लेकिन वैज्ञानिक तरीकों से क्या आधार इनका है उस विषय पर इस बारे में जानकारी हमारे पूर्वजों को कम थी। अगला है मेंडल के वंशगति के नियम। अब मेंडल ने वंशगति यानी कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स दिए हैं। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रिगोर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों 1856 से लेकर 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशगति नियम को प्रस्तावित किया। संख्या की विश्लेषणों और गणितीय तर्क शास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के साधन हेतु प्रश्न उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशगति अवश्रेणी के दौरान किया गया। तो 19th सेंचुरी 19वीं सदी के आसपास जो ग्रिगोर मेंडल थे, उन्होंने 1856 से लेकर 1863 तक के बीच में जो उद्यान मटर है उनके पौधों के 7 वर्षों तक उनका संकलन किया, उनका प्रयोग, उनका यूटिलाइजेशन करा और ये देखा कि किस आधार पर जीवों की जो वंशगति नियम है उसको किस तरीके से वो प्रस्तावित यानी कि प्रपोज कर सकते हैं आगे लोगों के सामने। अलग अलग विश्लेषण देखे गए, अलग अलग तर्क देखे गए कि क्या क्या तर्क रखे जा सकते हैं जिससे कि वंशगति के बारे में बताया जा सकता है। उनके द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया है। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़े को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों को उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल की वंशगति नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीत अर्थ थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। तो मटर यहाँ पर जितने भी मेंडल ने जो अपने इनहेरिटेंस के जितने भी रूल्स, वंशगति के जितने भी नियम दिए, उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी, जो मटर का पौधा है उसके ऊपर उन्होंने सारी की सारी तर्क भी रखे थे और अलग अलग उन्होंने वंशगति के नियम को भी यहाँ पर प्रस्तावित किया था। लंबे पौधे, छोटे या बौने पौधे, हरे हैं, पीले हैं, उनके बीज कैसे हैं, उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने मटर के पौधे से ही शुरुआत करी थी। इसके कारण उसे वंशगति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया तथा जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता को स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तत्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण, परपरागण के प्रयोग किए। तो उन्होंने क्या किया, अलग में इन्हीं सारी चीजों को, मटर के पौधे से हुआ क्या, उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी और जो आपका पूरा आधारभूत जो ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज के बारे में बताने का, वो ब्लूप्रिंट उन्होंने तैयार किया और मटर के पौधे से उनको ये करने में सहायता मिली थी कि किस प्रकार से वो जनन, प्रजनन, जो आपका परागण होता है या परपरागण होता है, उनको प्रयोग किए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वंशगति के जितने भी नियम हैं उनको प्रस्तावित करना शुरू कर दिया। तद्रुप प्रजनन सम वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक ट्रेट प्रदर्शित करता है। तो आपका यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल लिया गया है तद्रुप प्रजनन सम, जिसे ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, ये आपका वो वंश क्रम होता है जहां पर आपका स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन आपका होता है और उसके फल परिणाम या फल स्वरूप आपको अलग अलग ट्रेड्स यानी कि अलग अलग विशेषक देखने को मिलते हैं। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को
छाटा अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: चिकने या झूरीदार बीज, पीले या हरे बीज, चिकनी या फूली हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। चित्र 5.1 व तालिका 5.1। तो उन्होंने मटर के जो पौधे लिए थे, अलग अलग किस्मों के उन्होंने छाटे, 7 जोड़े वो लेकर आए जिनके लक्षण जो थे वो विपरीत लक्षण के थे। उदाहरण यहाँ पे क्या लिया गया है? कुछ आपके चिकने जूरीदार थे, कुछ आपके पीले या हरे बीज थे, चिकने या फूले हुए थे, या किसी किसी की फलियां या पौधे जो थे वो लंबे या फिर छोटे देखे गए थे। 5.1 तालिका में मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषक, अलग अलग विशेषक यानी कि आपको अलग अलग ट्रेट्स आपको दिखाए गए। तने की ऊंचाई, लंबा या बौना, दोनों तरीके से हो सकता है। फूल का रंग बैंगनी या सफेद। तो यहाँ पर आपको अलग अलग जब मटर के पौधों का अध्ययन इन्होंने करा तो उसके बेसिस पे, उसके आधार पे जितने भी ट्रेट्स या विशेषक इनको देखने को मिले वो उन्होंने प्रस्तावित करे, बताए। एक जीन की वंशगति, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स। मेंडल ने वंशगात के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। चित्र 5.2। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी, फिलियल प्रोजोनी या एफ भी कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? मेंडल ने सबसे पहले जब वंशगति इनहेरिटेंस का अध्ययन करना शुरू किया था तो उन्होंने आनुवंशिक अध्ययन किया और उसके बाद जो उनको संतति या फिर आपको पूरा का पूरा एक पीढ़ी मिली, प्रथम संकर पीढ़ी जिसे कहा जाता है, और इसको बोला जाता है प्रथम संतति पीढ़ी या फिर फिलियल प्रोजोनी या फिर F1 के नाम से भी इसे जाना जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधे बौने नहीं थे। चित्र 5.3। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब मेंडल ने जब एक जीन की वंशगति को देखना शुरू करा, जीन के इनहेरिटेंस के बारे में जाना, तो सबसे पहले तो F1, सबसे पहले जो प्रथम संतति पीढ़ी थी उन्होंने उसको F1 नाम दिया। उसके बाद जो इसी संतति से आगे आने वाले आपके जनक से उत्पन्न होने वाले आपके जितनी भी पौधे थे उसमें उन्होंने देखा कि जो F1 है उसमें आपके 2 में से F1 में जो आपके 2 में से एक जनक के लक्षण होंगे उसी में ही अभिव्यक्ति देखी गई है, दूसरे में कोई भी लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बौने थे। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया वह अब प्रदर्शित हो गया। बौने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बौने। मझोले कद के कोई भी नहीं थे। चित्र 5.3। तो मेंडल ने उसके बाद क्या देखा कि F1 में जितने भी पौधे थे वो लंबे थे और लंबे पौधों को उन्होंने खुद परागित, खुद पॉलिनेट करा और उसके रिजल्ट्स देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि F2 की जो पीढ़ी थी उसमें कुछ पौधे जो थे, F2 में कुछ पौधे जो थे वो बौने थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि जितने भी अनुपात लगाया गया उसमें कुल F2 में जो 25% पौधे थे वो क्या थे, वो आपके बौने पौधे थे और 75% जो थे वो आपके लंबे पौधे थे। लेकिन इनमें से भी कोई भी एक भी पौधा ऐसा नहीं देखा गया जो मध्य वर्गीय हो या फिर मझोले हो, मीडियम हाइट के हो, या तो वो बौने थे या फिर वो लंबे देखे गए थे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3
3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। अब क्या देखा गया कि बाकी जितने भी ट्रेट्स थे उसका जब अध्ययन, उसकी जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनकीय लक्षण यानी कि एक ही जनक के लक्षण देखने को मिले, लेकिन F2 पीढ़ी में दोनों ही ट्रेट्स आपको देखने को मिले 3:1 के रेशो में। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जन से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरित पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक फैक्टर कहा। आज के दिन हम इसे जीन कहते हैं। तो पहले ही मेंडल ने ये बता दिया था कि ये आपके जो कारक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वही अलग अलग ट्रेट्स, विशेषक डिसाइड करते हैं, जिसको आज की डेट में हम जीन कहते हैं। ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि फैक्टर यानी कि कारक को आज की डेट में क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जीन। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाइयां हैं। किसी जीन में कौन सा विशेषक लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इससे निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को युग्मन विकल्पी अलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके विकल्पी विपरीत लक्षण, जो ऑपोजिट आपके कुछ कुछ लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आपके संकेतक जोड़े होते हैं, जो आपको इंडिकेट करते हैं, वो जोड़े होते हैं, और इनको युग्म विकल्पी या फिर अलील भी कहा जाता है। यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षणों के जीन को छोटे अक्षरों में व्यक्त किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कि आपके हर एक जीन के जो अक्षर होते हैं किस बेसिस पे लिखे जाते हैं। जो आपके F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसमें आपके जितने भी लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उनको आपका कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, और जो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक या विपरीत लक्षण के होते हैं उन्हें छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद होनी चाहिए, आपको ये समझ में भी आना चाहिए। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। टी और टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी अलील हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। जब आप ये लंबे और बौने पौधे या किसी भी चीज के बारे में बताएंगे तो जो लंबे लक्षण के लिए होगा उसमें आपका कैपिटल टी है और बौने के लिए आपका स्मॉल टी है। ये दोनों जो आपके छोटे और बड़े कैपिटल टीज हैं, ये क्या है, विकल्पी, युग्म विकल्पी हैं, जिसे अलील भी कहा जाता है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई एक अलील जोड़े एक प्रकार होंगे, टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया तंद्रुरूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में अलील जोड़ा समय युग्मजी होमोजाइग्स क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा। कैपिटल टीज या स्मॉल टीज को पौधों का जीनोटाइप जीनी प्ररूप और लंबे पौधों का फिनोटाइप दृश्य प्ररूप कहा गया। अगर किसी पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर आपके अलग अलग जो अलील जोड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है सग्म युग्मजी या फिर होमोजाइग्स। इसमें क्या होता है, आपके जो क्रोनोलॉजी होती है, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है बोथ कैपिटल टीज स्मॉल टीज, कैपिटल टी और स्मॉल टीज। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके कैपिटल टी या स्मॉल टीज होंगे वो पौधों के क्या होंगे, जीनोटाइप या फिर जीनी प्ररूपी, और जो लंबे बौने पौधे होंगे, लंबे बौने पौधों का होगा फिनोटाइप। ये आपकी पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है। तो अगर किसी पौधों का जीनोटाइप एक स्मॉल टी और एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो इनका फिनोटाइप क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी है। फेंडल ने पाया कि F1 विषमय युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जैसे कि F1 में इसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम
दे दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बौनेपन का कारक एक ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षणों युग्मनों का उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, जो आपके कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल टीज के जनक होते हैं वो आपके समान देखे जाते हैं, सिमिलर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपके F1 में अलग अलग प्रभावी हो जाते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर एक पहले वाला जोड़ा प्रभावी हो जाता है। इसमें क्या देखा गया है, जो आपका कैपिटल टी है जो लंबाई का कारक है और जो स्मॉल टी बौनेपन का कारक है, ये एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक और तर्कसंगत होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया। यानी कि यहाँ पे आपके लिए कन्वीनियंट क्या देखा गया है, सुविधाजनक यही है कि आपकी कैपिटल टी और स्मॉल टी से इसको डिनोट करा जाए। ये सबके लिए सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल डी का प्रयोग न करें। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको ऊपर बताया गया था कि आपको लंबेपन के लिए कैपिटल टी और बौनेपन के लिए स्मॉल टी करना है। बौनेपन के लिए आपको स्मॉल डी का यूज नहीं करना है। आंसर आपका टोटली गलत हो जाएगा, क्योंकि यह याद रखना कठिन रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा कि क्या टी और डी एक ही जीन लक्षण के अलील हैं या फिर नहीं है। इसीलिए सेम लेटर्स को यहाँ पर सुझावित भी करा गया, प्रस्तावित भी करा गया। समय युग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे बोथ कैपिटल टीज एंड स्मॉल टीज, और विषमय युग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे एक कैपिटल टी एक छोटा टी, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक जीन के लिहाज से विषमय युग्मजी है, अतः इसे एकल संकर मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। और दोनों ही अगर आपके कैपिटल टी हैं और दोनों स्मॉल टी के बीच के क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको टी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में। जो आपके कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं वो आपके एक लक्षण ऊंचाई को नियंत्रक देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको इसीलिए बोला जाता है एकल संकर या फिर मोनोहाइब्रिड। और जहां पर आपका दोनों कैपिटल टी है या फिर दोनों स्मॉल टीज हैं, उनके बीच में आपका जो क्रॉस यानी कि संकरण होता है उसको एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक को अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के समीक्षण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण मियोसिस कोशिक विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के अलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अलील युग्मक में प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी आपके अलग अलग प्रेक्षण करे गए, अलग अलग रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे गए, उन सभी में यही चीजें पाई गई जितनी आपको भी ऊपर बताई गई हैं। इसीलिए बताया गया कि जब आपका मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण भी होता है और कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिविजन या सेल फिजन जब होता है तो उसमें भी जो आपके लंबे और बौने पौधे युग्मक होते हैं वो आपका उत्पादन जो करते हैं वो जनकीय जोड़ों के ही उत्पादन करते हैं और एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। अलीलों का यह विषय योजन यादृच्छिक रैंडम होता है और युग्मकों में एक अलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो आपके जितने भी विषयोजन अलीलों में देखे जाते हैं ये रैंडम होते हैं, यादृच्छिक होते हैं और 50% यानी कि 50% चांसेस होते हैं कि ऐसे संकर प्रयोगों में आपके स्थापित या फिर सत्यापित हों। इस प्रकार लंबे टी पौधों के युग्मकों में टी अलील और बौने टी पौधों के युग्मकों में छोटा टी अलील होता है। निषेचन के समय ये दो अलील टी एक जनक से पराग के माध्यम से और छोटा टी दूसरे जनक में अंडे के माध्यम से आकर युग्मक करके ऐसे युग्मनजों जायगोटों का निर्माण करते हैं जिनमें एक कैपिटल टी अलील और दूसरा छोटा टी अलील होता है। दूसरे शब्दों में संकरों में छोटा टी और बड़ा टी होते हैं क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। इन
पौधों को विषम युग्मजी हेट्रोजाइग्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये क्या देखा गया है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है किसी भी माध्यम के थ्रू, निषेचन के समय होता क्या है, जो आपके दो अलील होते हैं यानी कि कैपिटल टी जो आपके जनक से होता है वो पराग के माध्यम से जाता है, और जो छोटा टी होता है, जो आपका कैपिटल टी होगा फर्टिलाइजेशन के समय, वो आपके पराग के माध्यम से जाता है, पॉलिनेशन के मेथड से जाता है, और जो स्मॉल टी होता है वो अंडे एग्स के माध्यम से जाता है, और उसके बाद जितने भी आपके जायगोटों का फर्टिलाइजेशन होता है, क्रिएशन होता है, वो करना शुरू कर देता है, जिसमें आपका कैपिटल टी अलील और दूसरा छोटा टी अलील होता है, यानी कि दोनों ही टीज आपके पाए जाते हैं। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों जाइगोट का निर्माण, F1, F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रितानिकी आनुवंशिकीविद रेजिनॉल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। तो यहाँ पर जो आपका पनेट वर्ग नामक एक आरेख है जिसका अध्ययन किया गया, और उसकी माध्यम से, उसकी सहायता से ये पता चला कि जितने भी आपके जनकों द्वारा युग्मनजों का उत्पादन होता है, जायगोट होता है, उसमें आपका F1 का निर्माण होता है और F2 की संतति पादपों में समझाई जा सकती है। ये किसने बताया था? ब्रितानिकी आनुवंशिकविद रेजिनॉल्ड सी पनेट ने इसके बारे में, यानी कि इसको विकसित किया था, डेवलप करा था। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइपों की गणना करने के लिए बनाया गया। सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है, और संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे की वर्गों के बक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। तो आपके ये जो आरेख आनुवंशिक संकरण किया गया, अलग अलग प्रयोगों में भी इसका इस्तेमाल किया गया, इसमें संतति के सभी जो पॉसिबल जीनोटाइप थे उनकी गणना, उनकी सर्वे किया गया और फिर उनको बनाया गया। अलग अलग कतारों में इनको लिखा गया। कतार जो आपकी पूरी लाइन होती है उसकी बाईं तरफ के जो स्तंभ है दोनों पर ही इनको लिखा भी जाता है। पनेट वर्ग में जनकीय लंबे टीटी नर, बौने टीटी मादा पौधे, इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक और F1 कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है, जो दोनों कैपिटल टीज होते हैं वो नर, बौने स्मॉल टीज जो होती हैं वो मादा के होते हैं। उसके द्वारा अलग अलग जो आपकी संतति की पीढ़ी है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो आपकी F1 पीढ़ी में आती है, उसके बारे में भी आपको बताया गया। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित हैं। F1 पीढ़ी के नर अंड और मादा पराग के छीतन के लिए क्रमशः, ये जो आपके हैं ये आपके मेल और फीमेल का सिंबल आपको साइंटिफिकली बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, जो आपके F1 पौधे होते हैं वो आपके स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जाने जाते हैं, बराबर संख्या में होते हैं, और यहाँ पर ये दोनों आपके क्या है, मेल और फीमेल की आपको पूरा का पूरा सिंबलाइजेशन आपको यहाँ पे ये मेल और फीमेल का दिया गया है। के प्रतीकों को काम में लाया गया। तो यहाँ पर जो आपके F1 पौधों में स्मॉल टी और कैपिटल टी होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड किए जाते हैं। उसके बाद जो जीनोटाइप टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी में संख्या इनकी देखी गई, उसके बाद युग्मक यानी कि जाइगोट के आपकी उत्पन्न होने लग जाते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी के जो अंडे होते हैं वो पॉलिनेशन करने की उसमें 50% पॉसिबिलिटी यानी कि 50% संभावना ही रहे। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित यादृच्छिक निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट कैपिटल टीज और कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टीज जीनोटाइप के हो सकते हैं। तो ये जो रैंडम फर्टिलाइजेशन देखा जाता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो जाइगोट आपका होगा या तो दोनों लंबे एक
लंबा दूसरा बौना, या फिर दोनों लंबे जीनोटाइप के पौधे या जो भी आप स्पीशीज देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पन्नेट वर्ग में आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टीज, आधा कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टीज जीनोटाइप पैदा करते हैं। तो पन्नेट वर्ग जो है उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखी गई कि जब यादृच्छिक निषेचन यानी कि रैंडम फर्टिलाइजेशन आपका होता है, 1/4 लंबे टीज, आधा बौने और लंबे दोनों ही जीन, और 1/4 दोनों ही छोटे जो जीन्स होते हैं उस जीनोटाइप आपके उस टाइप के जीनोटाइप आपके पैदा किए जा सकते हैं या करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृश्य गोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल टीज और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टीज और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधों में भेद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपके जो बाहर की तरफ से अगर आप देखते हैं तो कैपिटल टीज और कैपिटल टी स्मॉल टी जो पौधे होते हैं उसमें आप कोई भी डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात अलील टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। तो आपके जो लंबा टी होता है या लंबा लक्षण वाला टी होता है वो जो होता है वो आपके अलील टीज जो स्मॉल टी होता है उसके ऊपर प्रभावी हो जाता है। इस लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे क्या हो जाते हैं, लंबे रहते हैं। इस लक्षण का ये रिजल्ट निकलता है कि जितने भी आपके पौधे होंगे वो सारे के सारे आपके लंबे होंगे, भले ही जीनोटाइप स्मॉल टी या कैपिटल टी हो। और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से आधे कैपिटल टी और स्मॉल टी और 1/4 कैपिटल टीज हों। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे, 1/4 कैपिटल टीज, आधे कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 ठिगनिक स्मॉल टीज, दूसरे शब्द में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात होता है और 1:2:1। तो यहाँ पर आपके जो जीनोटाइप्स होते हैं ये देखा गया है। सबसे पहले तो आपके पहले तो लंबे ही देखे जाएंगे, चाहे भले ही आपका जीनोटाइप कैपिटल टी या स्मॉल टी हो। उसके बाद जो आपकी F2 पीढ़ी होती है उसमें 3/4 पौधे जो होते हैं वो लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप आधा कैपिटल टी या स्मॉल टी देखा गया हो। कैपिटल टीज इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू कैपिटल स्मॉल टीज का 1/4 इज टू आधा इज टू 1/4 के अनुपात को गणित के द्विनामी पद ax प्लस by स्क्वायर में व्यक्त किया जा सकता है, और जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति आधे में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार विस्तार किया जाता है, t प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी प्लस टी एक्स, टी प्लस टी इज इक्वल्स टू डबल टी बोथ कैपिटल प्लस 1 एक बड़ा टी होगा एक छोटा टी होगा, और दूसरा आपका जो आखिरी का होगा वो दोनों ही ठिगने यानी कि बौने टीज होंगे। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधों ने केवल बौने ही पैदा किए। तो मेंडल ने जब F2 पौधों को खुद अपने आप सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो उन्होंने क्या देखा कि जो F3 और F4 पीढ़ियां हैं उसमें F2 के बौने पौधे केवल बौने पौधे ही पैदा करे। उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समय युग्मनजी होमोजाइग्स बोथ स्मॉल टीज था। आप क्या सोचते हैं, यदि हमने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो उससे क्या देखने को मिलता? तो ये भी उन्होंने देखा। फाइनल निष्कर्ष उन्होंने जो क्रक्स या कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला कि आपके जो बौने पौधों का जीनोटाइप है वो आपका स्मॉल टी था। अब अगर यहाँ पे दोनों कैपिटल टीज लिए गए होते या F2 के लंबे पौधे लिए गए होते तो क्या रिजल्ट निकलता? पिछले अनुच्छेदों पैराग्राफों में स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टीज और या कैपिटल टी स्मॉल टी इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण किया। इस
इससे उन्होंने परीक्षार्थ संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव का अप्रभावी पौधे से संकरण किया जा सकता है, न कि स्वपराग जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। तो यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ्स हमने पढ़े थे, अलग अलग आपके रिजल्ट्स आपके निकल के सामने आए, लेकिन उससे ये निकालना या ये भविष्य में ज्ञात कर पाना इम्पॉसिबल या फिर लगभग नामुमकिन था कि फिनोटाइप के देखने पर से आप जीनोटाइप की संरचना के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने F2 के लंबे पौधों का बौने पौधों के साथ संकरण कराया और इसको उन्होंने नाम दिया परीक्षार्थ संकरण। क्या उन्होंने यूज करा था, यहां पर उन्होंने मटर का पौधा यूज करा था जिसका जीनोटाइप उन्हें मालूम करना था, परीक्षार्थ जीव जिसका नाम उन्होंने दिया। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 5.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए हैं। तो जितने भी परीक्षार्थ जीव है उनके जीनोटाइप से ये निर्धारण यानी कि डिटरमाइन किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है कि जितनी भी संततियां हैं उसमें विश्लेषण किस प्रकार से होगा, वो पॉसिबल है। चित्र 5.5 में भी उन्हीं के परिणाम आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पर बैंगनी W रंग श्वेत स्मॉल w के ऊपर प्रभावी है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है, बैंगनी यानी कि कैपिटल W रंग, श्वेत यानी कि स्मॉल w के ऊपर क्या है, प्रभावी है। पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करें। आपका क्या अनुपात मिला। इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइपों का उपयोग करके क्या परीक्षार्थ संकर की एक असामान्य परिभाषा दे सकते हैं। तो आपको खुद नेटवर्क की आपको जितनी भी रिसर्च है आपको खुद से अपने आप देखना है किस प्रकार की संतति आपको उत्पन्न होती है, क्या आपका रिजल्ट निकला, क्या अनुपात आपका निकला, वो आपको बताना है। एक संकरण प्रयोगों के अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशगति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशगति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम है प्रभाविता नियम और द्वितीय है विंस्योजन नियम। तो ये जितनी भी आपने अलग अलग मेंडल ने अलग अलग संकरण करे थे उसके बेसिस पे जितनी भी चीजें उन्होंने बताई थी या सामान्य नियम उन्होंने प्रस्तावित किए थे वो बाद में आज तक यूज करे जाते हैं, जिसका नाम वंशगति के नियम या सिद्धांत के नाम से उन्हें जाना जाता है। और इसमें भी जो प्रथम नियम है वो है प्रभाविता नियम और द्वितीय है विंस्योजन नियम। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभाविता नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लक्षणों का निर्धारण कारक नाम विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होते हैं। तो लक्षण जितने भी होते हैं उनका जो निर्धारण कारक फैक्टर या जीन होता है वो डिस्क्रीट पार्ट्स या डिस्क्रीट इकाइयों के द्वारा किए जाते हैं। कारक जोड़े में होते हैं यानी कि ये पेयर में होते हैं। आपको जीन्स या फैक्टर्स एक सिंगुलर फॉर्म में नहीं देखने को मिलेंगे, जोड़े में देखने को मिलेंगे। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हैं तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो जाता है। अगर जोड़े में आपका है, सबसे पहले आपने देखा, तो इसमें क्या होता है, दोनों में अगर असमानताएं आपकी देखी गई हैं, अगर दोनों में आपकी असमानताएं देखी गई हैं तो ये भी देखा गया है कि आपका जो एक होगा वो आपका दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, एक आपका प्रभावी रहता है और दूसरा आपका अप्रभावी हो जाता है, डोमिनेट हो जाता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। तो F1 में एक ही जनन के लक्षण देखे गए थे और वहीं पे ऑपोजिट F2 में दोनों ही जनक के लक्षण देखे गए थे। तो ये आपके अलग अलग वंशगति या फिर प्रभाविता के नियम को बताया है और आप उसके आसानी से आप उसको समझ भी सकते हैं, समझा भी जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे विंस्योजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस
नियम का आधार यह तथ्य है कि अलील आपस में घुल मिल समिक्षण नहीं पाते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर क्या देखा गया है, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है जो चीजें डिवाइड हो जाती हैं, मिक्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर है ये चीज कि यहाँ पर जो तथ्य है अलील आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो F2 पीढ़ी होती है उसमें दोनों लक्षण जो होते हैं फिर से उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता, यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़ों या अलील के सदस्य विंस्योजित हो जाते हैं और युग्मक के दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। समय युग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनक दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिनमें समान अनुपात में एक एक अलील होता है। तो यहाँ पर जो आपके जनक होते हैं या पेरेंट जैसे कहा जाता है, उसमें अगर आपके दोनों अलील होते हैं, दोनों अगर प्रेजेंट होते हैं, युग्मक बनने के समय जो आपके फैक्टर्स या जीन्स होते हैं वो एक जोड़े या एक अलील के सदस्य विंस्योजित हो जाते हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं। विंस्योजित का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं और उसके बाद युग्मक के जो दो में से एक फैक्टर होता है वो आपको अटेन हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब अगला है आपका अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता और इनके बीच का सा लगता है। श्वान पुष्प में पुष्प रंग की वंशगति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से प्रभावशाली नहीं होता। मटर वाले प्रयोग में भी देखेंगे और उनको अन्य विशेषक, अन्य ट्रेट्स के संदर्भ में अगर देखा जाएगा या दोहराया जाएगा तो आप ये देखेंगे कि उसमें आपके बहुत सारे जो जनक होते हैं वो मिलते जुलते नहीं होते हैं और इनके बीच का सा वो लगने लगता है, यानी कि वो F1 का भी ऐसे फिनोटाइप उसमें देखे जा सकते हैं। तो आपका जो एक श्वान पुष्प होता है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें आपकी वंशगति अपूर्ण डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए आपका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तद्रूप प्रजनी लाल फूल वाली कैपिटल RR और तद्रूप प्रजनी सफेद फूल वाली स्मॉल RR प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों कैपिटल R स्मॉल r वाली प्राप्त हुई। तो यहाँ पर क्या देखा गया, तद्रूप प्रजनी कैपिटल R और स्मॉल r की जब प्रजाति का पूरा संकरण हुआ उसके रिजल्ट के तौर पे पीढ़ी गुलाबी फूल जो होते हैं आपकी कैपिटल R स्मॉल r वाली पीढ़ी आपकी प्राप्त हुई। चित्र 5.6। जब इस F1 संतति को स्वयं परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात एक कैपिटल R लाल और दूसरा कैपिटल R स्मॉल r गुलाबी और एक कैपिटल स्मॉल r सफेद था। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या देखा गया, एक आपका लाल निकला, दोनों कैपिटल R, दूसरा जो था वो आपका एक कैपिटल एक स्मॉल निकला यानी कि गुलाबी, और तीसरा जो था वो आपका क्या निकला, दोनों छोटे आर यानी कि सफेद आपको देखने को मिला। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडेलिया एक संकरण के संकरण में संभावित होती, किंतु फिनोटाइप अनुपात अर्थात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया। इस उदाहरण में कैपिटल R कारक स्मॉल r कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं रहा, अतः लाल कैपिटल R सफेद स्मॉल r से गुलाबी कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, जब संकरण भी हुआ दोनों कारकों के बीच में कैपिटल R स्मॉल r के बीच में, तो क्या हुआ, आपका प्रभावी आपका ज्यादा नहीं रहा। इसकी वजह से आपका जब लाल और सफेद गुलाब के फूल का संकरण कराया गया तो आपका गुलाबी फूल प्राप्त हुआ। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है,
कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। तो जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी है उसमें ये पता चला है कि कुछ आपके अलील प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, जैसे कि अभी हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस गुलाबी फूल के तौर पे उदाहरण पे अब हमने देखा। बट ऐसा होता क्यों है, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़ों के रूप में प्रत्येक जीन के ध्रुव प्ररूप विद्यमान रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे ही, जैसा कि विषम युग्मनज हेट्रोजाइगोट में होता है। जन्म में एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अलग अध्ययन में पढ़ेंगे। जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। तो ये किन रीजंस की वजह से होता है, ये आपका वजह होती है जो आपके जीन्स होते हैं उसमें अलग अलग आपके फैक्टर्स देखे गए हैं, अलग अलग विशेष विशेषक उसमें देखे गए हैं, जिसमें सूचना जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर्ड रहती है, जो आपकी डिफर कर सकती है। तो यहाँ पे आपके विषम युग्मनज का एग्जाम्पल लिया गया है। हेट्रोजाइगोट में जैसा आपका देखा गया है हमेशा एक जैसे हो, ये पॉसिबल कब होता है, नहीं होता है। हेट्रो में आपके अलग अलग भी अलील देखे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अलील आपके सेम टाइप के हों या फिर एक जैसे हों। उदाहरणतः एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके दो अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य अलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जैसे अधिकतर संभव है, जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। रूपांतरित अलील सिद्धांततः निम्नलिखित में से किसी एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो वहां पे एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कैसा लेंगे, ऐसा लेंगे जिसमें से कि आपका एक विशेष एंजाइम जो रिलीज कर सकता है, उत्पन्न करने की सूचना रख सकता है। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर आपके जो एंजाइम उत्पन्न करता है उसमें आपका एक सबस्ट्रेट यानी कि स्मॉल एस का रूपांतरण के लिए इंपॉर्टेंट यानी कि आवश्यक हो जाता है। और रूपांतरित अलील जो होता है प्रिंसिपल वाइज वो कुछ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल यानी कि उत्तरदायी हो जाता है, आंसरेबल हो जाता है। क्या क्या चीजें हैं, सामान्य एंजाइम या फिर कार्य अक्षम एंजाइम या फिर एंजाइम की अनुपस्थिति, इन तीनों चीजों के लिए क्या हो जाता है, उत्तरदायी यानी कि आंसरेबल हो जाता है। पहले परिवर्तन में रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील के तुल्य हैं, अर्थात परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के अलील युग्मकों ने अनेक उदाहरण हैं, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है या कार्य अक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, आपके अलग अलग परिवर्तन में रूपांतरित अलील जो होते हैं या अरूपांतरित अलील भी जो होते हैं वो आपके परिणाम स्वरूप या सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी को पुराने फिनोटाइप या विशेषक का उत्पादन यानी कि उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी का जो दूसरा भाग है वो हम दूसरी क्लास में करेंगे।